काला साया। यूं तो बनारस घाट अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रचलित है, पर घाट के किनारे कई राज लिए बैठे हैं। ये कहानी शुरू होती है बनारस के घाट के पास बने ममता निवास से, जहां प्रिया लाल जोड़े में ममता के घर उसकी बहू बनकर आती है। आओ आओ बहू, घर को अपने पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज पार कर ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है। ये बदबू और ये आवाजें, ये कौन हंस रहा है माँ? अब ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है। कहाँ हम शाकाहारी और ये मांस मच्छी खाने वाले। छोड़, तू ध्यान मत दे और गृह प्रवेश कर। और हाँ बहू, अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना, इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी। अच्छे लोग नहीं है ये। अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है। ये छोकी बात तो नाक में जा रही है। एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। प्रिया खिड़की खोलने जाती है। इतने जाले, लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया। पर ऐसा क्यों? ओह, नॉन वेज की स्मेल आती होगी ना। 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। प्रिया खिड़की खोलती है। खिड़की खोलते ही उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की खड़ी होती है। हाथों में मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल सजी धजी, मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहू हो। वो प्रिया को देखकर मुस्कुराती है। हे भगवान, माँ ने तो इनसे बात करने को मना किया था। प्रिया फौरन ही खिड़की बंद कर देती है और तवे पर चढ़े रोटी की ओर देखने लगती है, पर वहां रोटी न होकर मछली पड़ी होती है। ये क्या? पहली ही रसोई में इतनी बड़ी गलती! हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रिया बहुत डर जाती है और फौरन रसोई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है। जब वो सबको खाना परोसती है, सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी। हे भगवान, ऐसे ही बस अपनी कृपा बनाए रखना। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छत की सीढ़ियों तक जाती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। प्रिया छत पर जाती है तो क्या देखती है? वही लाल साड़ी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है। तभी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है। ओह गॉड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। सुनिए, बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं संभाल लूंगी। स्नेहा की गोद से बच्चा हाथ मारकर प्रिया की गोद में आने को छटपटाने लगता है। दोनों घर अगल बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है। प्रिया के पास आते ही वो सो जाता है। बच्चे का वो स्पर्श रात भर प्रिया भूल नहीं पाती और अगली सुबह वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे एक औरत इशारा करके बुलाती है। स्नेहा कह रही थी बाबू तुम्हारी गोद में आते ही सो गया। मैं गौरी, स्नेहा की माँ हूँ। बहू, घर आना, बाबू को खिला भी लेना। शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिलाकर वापस लौट आती है। इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। प्रिया भागती हुई वॉशरूम में जाती है तो हरे और लाल रंग की उल्टी करती है। उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं। ये क्या? खून और ये कीड़े! माँ! माँ!
प्रिया की आवाज सुनकर ममता दौड़ कर आती है, पर बेसिन में कुछ नहीं होता। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। डर के कारण वो इतनी थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। तब उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मानो कोई बैठा हुआ हो। कौन हो? प्रिया के पेट पर एक 5 महीने की बच्ची बैठी हुई थी, जो बुरी तरह जली हुई थी। माँ, तुम्ही मुझे लाई ना अपने पेट में? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कौन हो तुम? माँ, देखो मैं जल गई बुरी तरह से। 6 महीने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला। सहला दो ना माँ। बचाओ, बचाओ, माँ। ममता दौड़कर कमरे में आती है। प्रिया की बातें सुनकर वो सब समझ जाती है। तू कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहू? मुझे माफ कर दो, मैं गई थी माँ। उस घर में सब मरे हुए हैं बहू। कई साल पहले स्नेहा उस घर में बहू बनकर आई थी। कुछ ही दिन में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था कि एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। सब बुरी तरह जलकर मर गए। गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसीलिए स्नेहा ने अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दिया। ममता ये कह रही होती कि पीछे से उसके पैरों को एक बच्चा पकड़ लेता है। दादी, दादी। माँ, स्नेहा की गोद में यही बच्चा था। ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मौत है। तेरी भी दादी। जिस चीज का ममता को डर था वही हो गया। ममता निवास के ऊपर मौत ने चादर बिछा दी थी। प्रिया का पेट ऐसे बढ़ जाता है मानो 9 महीने का हो। 2 हाथ उसके पेट से बाहर निकलते हैं। बहू, संतोष को फोन कर, किसी पंडित जी को बुला बहू। प्रिया का पति भागता हुआ घर आता है। ये तो होना ही था माँ। तेरा पाप तेरे सामने आ गया तो तू सह नहीं पा रही है। स्नेहा घर में आग लगी नहीं थी, माँ ने लगाई थी प्रॉपर्टी की लालच में। और वो बच्चा मेरी पहली पत्नी का बच्चा है, मेरा बेटा, जो कि उस आग की चपेट का शिकार हो गया था। मैंने तुमसे ये सब माँ के कहने पर छुपाया था। मुझे माफ कर दो प्रिया। तुम अगर चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी बंधन में रखना नहीं चाहता। मेरी शादी हुई है आपसे, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, पर उससे पहले हमें स्नेहा, उसकी माँ और बच्चे की आत्मा की शांति करवानी होगी। संतोष और ममता गौरी के घर जाते हैं। अंदर सब कुछ जला हुआ होता है। जमीन पर जली हुई लाशें बिखरी हुई थी। ममता रो रो कर अपनी करने की माफी गौरी से मांगती है। प्रिया स्नेहा के घर वालों का अंतिम संस्कार करवा देती है और ममता निवास फिर से आत्माओं के साए से मुक्त हो जाता है। किन्नर चुड़ैल। गोरखपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। उस गांव में एक गर्भवती विधवा औरत रहती थी। उस औरत का नाम कमला था। कमला अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति की सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी, पर सभी गांव वाले उस औरत को मनहूस औरत समझा करते थे और सभी उससे नफरत किया करते थे। एक बार कमला राशन की दुकान पर खाने का सामान खरीदने जाती है। भैया जी, जरा 1 किलो दाल चावल देना। अरे हाय 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 हाय! अरे मनहूस औरत, मेरी दुकान में अपशुगन करवाने आ गई क्या है? चल जा यहाँ से, मैं कुछ नहीं देने वाला तुझे। भाग भाग यहाँ से, चल जा, निकल। भैया जी ऐसा मत कहिए, मैं गर्भवती हूँ,
मुझे खाने की बहुत जरूरत है, मुझे खाना दे दीजिए। दुकानदार कमला को वहां से धक्के मारकर भगा देता है। तभी कमला रोते रोते उस गांव के किन्नरों के इलाके में आ जाती है। गांव वाले किन्नरों को उसी इलाके में रखा करते थे, क्योंकि वो लोग किन्नरों को पसंद नहीं करते थे और उनके इलाके में रहने से मना करते थे। तो किन्नरों ने उसी गांव में अपना एक इलाका बना लिया था। जब किन्नर लोग देखते हैं कि एक गर्भवती महिला रोते रोते उनके इलाके में आ गई है, तो सारे किन्नर कमला के पास जाकर उसका हाल पूछने लगते हैं। क्या हुआ बहन, तुम्हारी गर्भवती अवस्था में इतनी बुरी हालत कैसे है? तुम रो क्यों रही हो? तुम डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम शांत होकर सब बताओ कि हुआ क्या है। मैं कमला हूँ, मैं गांव के दूसरे इलाके से आई हूँ। 2 महीने पहले ही मेरे पति की मौत हुई है। मुझे गांव के लोग मनहूस मानते हैं, क्योंकि मैं विधवा हूँ और गर्भवती भी। वहाँ के लोग मुझे खाने के लिए कुछ बेचने के लिए भी तैयार नहीं, जिससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं कमला, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। किन्नर लोग कमला को एक खाली घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। कुछ ही महीने बाद कमला अपने बच्चे को जन्म देती है, पर अफसोस कमला बच्चे को जन्म देते ही अपनी जान गंवा देती है। जब सब किन्नर बच्चे को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी किन्नर ही था। कमला ने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया था। अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हम तो इस बच्चे को गांव के दूसरे इलाके में भी नहीं भेज सकते। और तो क्या हुआ, इस बच्चे की माँ नहीं रही तो हम इसे पालेंगे। अब ये हमारे इलाके में रहेगा, हमारे साथ रहेगा। फिर वो किन्नर उस किन्नर बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसका नामकरण कराते हैं। उस किन्नर बच्चे का नाम शक्ति रखा जाता है। देखते ही देखते शक्ति बड़ी होने लगती है। उसके रंग रूप बहुत सुंदर थे। वो बहुत सुंदर किन्नर दिखती है। एक दिन शक्ति एक किन्नर से पूछती है, माँ जी सुनिए ना, ये गांव के दूसरे इलाके में भी तो लोग रहते हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते? हम उनसे अलग क्यों रहते हैं? शक्ति, क्योंकि वो लोग हमारे जैसे नहीं, वो लोग हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए हम उनसे अलग रहते हैं। क्यों? वो हमें क्यों पसंद नहीं करते? मुझे एक बार उस इलाके में जाना है, मैं एक बार वहाँ जाकर घूम कर आऊं। शक्ति, खबरदार, जो तू उस इलाके में कभी भी गई तो अपनी जान नहीं गंवाना चाहती तो उस इलाके में कभी कदम भी नहीं रखेगी, समझी? इतना कहकर वो किन्नर वहाँ से चली जाती है। शक्ति उस किन्नर की बात सुनकर बहुत रोती है। माँ जी ऐसा कैसे कह सकती है? उन्होंने इतनी सी बात के लिए मुझे इतना डांटा। अब तो मैं उस इलाके में जरूर जाऊंगी। फिर एक दिन शक्ति गांव के दूसरे इलाके में चुपके से जाती है। ये लोग तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, तो ये हमसे नफरत क्यों करते हैं? जब शक्ति उस इलाके में पहुंचती है तो गांव के सारे आदमी उसके रूप से मोहित हो जाते हैं। वो लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो किन्नर है। शक्ति की सुंदरता देखकर सारे गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी गांव का चक्कर लगाने गांव के जमींदार का बेटा हर्ष वहां पहुंचता है। हर्ष भी दिखने में बहुत सुंदर होता है। जब हर्ष ने शक्ति को देखा तो वो भी उससे मोहित हो गया, और जब शक्ति की नजर हर्ष पर पड़ी तो वो हर्ष को देखकर मोहित हो गई। आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। इस गांव में आप नए हैं क्या? जी नहीं, वो मैं बस। तभी शक्ति बोलते बोलते रुक जाती है और मन में सोचने लगती है। अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं दूसरे इलाके से आई हूँ तो वो समझ जाएंगे कि मैं किन्नर हूँ, इसलिए मुझे इनसे झूठ ही बोलना पड़ेगा। शक्ति हर्ष को कहती है, जी हाँ, मैं इस गांव में नई आई हूँ, यहाँ अकेली रहती हूँ। वैसे आप कौन है? आप भी इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ, मैं इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ।
आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही शक्ति और हर्ष एक दूसरे से रोज मिलने लगते। वो दोनों अपने प्यार का इजहार करने एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तभी शक्ति का पीछा करते करते एक किन्नर वहां आ जाती है। शक्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हर्ष, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मैं तुमको अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी है। तभी उनके बीच में ही वो किन्नर आ जाती है। शक्ति, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो किन्नर शक्ति को खींचकर गांव के जमींदार के पास ले जाती है। हर्ष भी वहां शक्ति को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जमींदार शक्ति और हर्ष के प्यार के बारे में सुनकर गुस्से में आ जाता है और शक्ति को गांव के बाहर निकालने की सजा देता है। शक्ति ये बात सहन नहीं कर पाती और कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। जमींदार हर्ष की शादी गांव की एक लड़की से करवा देता है, पर हर्ष इस शादी से खुश नहीं होता। शक्ति अपना बदला लेने के लिए मरने के बाद किन्नर चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, अब इनसे मैं अपने प्यार का बदला लूंगी। किन्नर चुड़ैल गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। एक बार वो रात को गांव के खेतों में पहुंच जाती है और वहां आग लगा देती है। सारी फसल जल के राख हो जाती है। जब एक आदमी रात को उठकर देखता है कि खेत में आग लग गई है, तो वो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि खेतों के बीचों बीच एक किन्नर चुड़ैल खड़ी है और वहां खड़े होकर ताली बजा रही है। गांव वाला किन्नर चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है। जब सुबह उस आदमी को होश आता है तो वो सीधा जमींदार के पास जाता है। अरे जमींदार साहब, अरे वो किन्नर चुड़ैल ने मेरी सारी फसल जला दी। अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा मेरा? जमींदार चुड़ैल किन्नर का नाम सुनते ही सब कुछ समझ जाता है। अब वो बहुत डर जाता है। उसी रात को जब जमींदार डर के मारे अपने कमरे में सो नहीं पाता, तभी वहां अचानक से किन्नर चुड़ैल आ जाती है। किन्नर चुड़ैल जोर जोर से जमींदार के आगे खड़ी होकर हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। जमींदार उस डरावनी किन्नर चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अब तुम जो बोलोगी वही मैं करूंगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि किन्नर इलाका गांव के इलाके से जुड़े और गांव का कोई भी आदमी किन्नर समाज से द्वेष न करे, उससे नफरत न करे, नहीं तो मैं सारे गांव को मार दूंगी। और तुम गांव में एक नया कानून बनाओ कि अगर किसी ने भी किन्नर समाज को हानि पहुंचाने की कोशिश भी करी या इनसे भेदभाव करने की भी कोशिश करी, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, पर मुझे जाने दो प्लीज। तब वो किन्नर चुड़ैल वहां से चली जाती है। गांव का जमींदार किन्नर चुड़ैल का कहा मानते हुए दोनों इलाकों को एक कर देता है और नया कानून भी लागू कर देता है। तब से वहां किन्नर समाज और बाकी गांव वाले शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जादूपुर नाम के एक गांव में करतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहड़ा के ताजे ताजे केले, कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले, पीले पीले केले खाइए। ये कहकर रोहड़ा हाथों में 4 केले लिए उन्हें सर्कल में जोर जोर से हवा में उछालती हुई करतब दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पापा, ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना,
ये आंटी तो केले से कर रही है। चलिए ना पापा, देखते हैं। रोहणा एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके करतब देखते हैं और वाह वाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ। धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं, ठंड को दूर भगाए। जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा, अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते। ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। मैं केले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नत्थू हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा। जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहणा चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूं मैं रोहणा, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। रोहणा पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नत्थू घर लौटता है और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी माँ से कहता है, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नत्थू गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आके रो रो कर नत्थू हिम्मत हार कर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहणा फिर से करतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों की मैंने केले खरीद लिए हैं। अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा। यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे, एक बच्चा भी नहीं बचेगा। ये कहकर रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नत्थू गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नत्थू ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहणा के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती, पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहां ये नदी खत्म होती है वहां एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाजा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का।
ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। पापा, मुझे ले चलो यहाँ से। पापा, पापा। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई। और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना? सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना। पता नहीं ये किसकी गलती थी, पर हम सभी माफी मांगते हैं। हमारी खुशियां लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर रोहना का मन पिघल जाता है और वो बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहां आ जा सकता था। खूनी कुआं। सीमा गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के गांव आई थी। सीमा नानी के घर पहुंचने के बाद अपनी नानी के पैर छूती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। तभी उसकी नानी उससे कहती है, इतनी बड़ी हो गई मेरी सीमा, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। भूख लगी होगी ना? हाँ नानी, भूख तो लग रही है मुझे। आपके हाथ के बने हुए पीले दाल और चावल खाने की। कितना टाइम हो गया है मुझे आपके हाथ का बना हुआ दाल चावल खाए हुए। तू तो नौकरी में व्यस्त थी, तो तुझे कहाँ से टाइम मिलेगा अपनी नानी के लिए। और जब इतने टाइम बाद आई है तो ज्यादा टाइम के लिए रुक कर जाएगी तू। हाँ नानी, इस बार पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। सीमा की नानी अंदर जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। सीमा कमरे में अकेली होती है। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो कभी खिड़की से बाहर झांकती है तो कभी दरवाजे से बाहर झांकती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रो कौन रहा है। तभी नानी खाना लेकर आ जाती है। वो अपनी नानी से कहती है, नानी, कोई औरत रो रही है क्या? मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे यहाँ किसी औरत की रोने की आवाज आ रही है। हे भगवान, कहीं ये वही तो नहीं? बोलो ना नानी। अरे कोई नहीं रो रहा, ये तेरे मन का वहम है। और तू ना अब खाना खा ले। ज्यादा यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान मत दिया कर। जल्दी से खाना खा और फिर मेरे साथ आ जा मेरे कमरे में। दोनों बैठकर खूब सारी बातें करेंगे। ऐसे ही अगले दिन सीमा अपनी नानी के साथ गांव के बाजार जा रही होती है। उसी रास्ते में फिर से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वो अपनी नानी से कहती है, अरे नानी, क्या सच में तुम्हें अभी भी किसी औरत की रोने की आवाज नहीं सुनाई दे रही? मुझे किसी औरत की बहुत बुरी तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ नानी, आखिर ये कौन है? मुझे लगता है कि सीमा को शहर भेज देना चाहिए। यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं। नानी बोलो ना, आप चुप क्यों हो जाती हो? सीमा, तू घर चल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। नानी सीमा को घर ले आती है और सीमा से कहती है, सीमा, कल सुबह तू शहर वापस चली जाएगी। अरे अचानक? आखिर क्या बात है नानी? आप मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हो? मैं बस जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दे।
तू कल सुबह यहाँ से चली जाएगी, और ये बात मैं कोई मजाक में नहीं बोल रही। तू कल जाएगी तो मतलब जाएगी। अरे नानी, चली जाऊंगी मैं, ठीक है, पर आखिर बात क्या है ये तो बता दो। मम्मी से कोई बात हुई है या फिर मुझसे कोई गलती हुई है जो तुम मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रही हो? देख सीमा, रात बहुत हो चुकी है और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। चल, अब चल के मेरे साथ सो जा। सुबह की बस पकड़कर तुझे शहर भी तो जाना है। सीमा को अपनी नानी का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही अजीब लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी नानी उसे अचानक से गांव छोड़कर जाने के लिए क्यों कह रही है। ये सारी बातें सोचते सोचते सीमा की आंख लग जाती है और वो अपनी नानी के साथ सो जाती है। ऐसी ही आधी रात को सीमा को फिर से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस औरत की आवाज सुनकर बार बार करवटें बदल रही होती है और तभी उसे सपने में भी एक अजीब सी औरत की परछाई दिखाई देती है जो इतना चीख चीख कर रो रही होती है कि सीमा डरकर उठ जाती है। वो पूरे पसीने पसीने हो रही होती है। वो अपने आसपास देखती है तो घर में बिल्कुल शांति का माहौल होता है। सीमा घबरा जाती है। वो अपनी नानी को जगाने की कोशिश करती है मगर उसकी नानी नहीं जगती। सीमा को फिर से उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। आखिरकार सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। आखिर ये माजरा क्या है? आज तो मैं पता करके रहूंगी। अब आवाज का पीछा करते हुए सीमा आधी रात को गांव की चौपाल के पास बने कुएं के पास पहुंच जाती है, जहां कुएं की चारों ओर बेड़ियां लगी होती हैं। उन बेड़ियों में लगे हुए ताले के साथ एक लाल रंग का कपड़ा और माता रानी का कलावा बंधा होता है। उस कुएं में से सीमा को किसी के रोने की आवाज आती है। सीमा परेशान हो जाती है। इस कुएं में कौन है? कौन है यहाँ? सुनो, कौन है? कौन रो रहा है? वो चिल्ला चिल्ला कर पूछती है और साथ ही लोगों को जगाने की कोशिश करती है मगर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अब सीमा खुद उस कुएं के पास की बेड़ियों और तालों को खोलने की कोशिश करती है और किसी तरह कुछ देर की मशक्कत के बाद सीमा उसको खोल भी देती है। और जैसे ही वो कुआं खोलकर उसके अंदर झांकती है, सीमा उस कुएं में गिर जाती है। इतने में उसकी नानी की नींद भी खुल जाती है और सीमा को पास ना देखकर नानी परेशान हो जाती है। नानी घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बाद उसकी नानी और सभी लोग उस खूनी कुएं के पास जाते हैं और सीमा की नानी कुएं के पास खड़ी होती है। सभी गांव वालों और सीमा की नानी को सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरी बच्ची, हम आ गए, हम तुझे बचा लेंगे। नानी, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ इंसान की कटी हुई मुंडिया, हाथ, पैर और कंकाल है और खून भी है। नानी, मुझे डर लग रहा है। आप सब मेरी मदद कीजिए, नहीं तो ये खूनी कुआं मेरी बच्ची को भी खा जाएगा। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस खूनी कुएं को खोला किसने। सालों पहले इसको इतनी मुश्किलों के बाद तांत्रिक बाबा ने बंद किया था। अरे पूरा गांव खूनी कुएं के बारे में अच्छे से जानता है, तो कोई भी जानबूझकर तो ऐसा करेगा नहीं। मतलब किसी ने अनजाने में इसे खोल दिया है भैया। सीमा को इस बारे में मालूम नहीं था और जब से वो यहाँ आई थी तभी से उसे किसी औरत के रोने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कहीं सीमा ने ही तो उसे नहीं खोला। अगर ऐसा है तो फिर सीमा का बचना बहुत मुश्किल है।
वहीं कुएं के अंदर सीमा रोते हुए बैठी होती है कि उसे आवाज सुनाई देती है जो कुएं के बाहर खड़े गांव वालों में से किसी को सुनाई नहीं देता। आज सालों के बाद मुझे ताजा खून मिलेगा। तेरा खून पीकर आज मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। कौन है? कौन है? मत मारो प्लीज, मुझे जाने दो प्लीज। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो तुझे मरने के बाद पता चल ही जाएगा। जितने में गांव वाले और सीमा की नानी कुछ सोच पाते, उतने में उन्हें सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है और अगले ही पल सब शांत हो जाता है। क्या हुआ? सीमा, मेरी बेटी। माफ करना बहन, लेकिन अब सीमा वापस नहीं आएगी। हमें एक बार फिर से कुएं को बंद करना होगा। गांव वाले तभी तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। एक बार फिर अपनी शक्ति से तांत्रिक बाबा उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और वहां एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ आना मना है। यात्रा। अमरपुर नाम के एक गांव में विमल हलवाई अपने 2 छोटे बच्चों और बीवी के साथ रहता है। विमल की पत्नी ज्योति भूत प्रेत जादू टोने में बहुत माना करती थी। इसका बिल्कुल विपरीत विमल इन चीजों को दकियानुसी माना करता था। रोज की तरह विमल अपने मिठाई की दुकान जाने के लिए निकलने की हड़बड़ी में होता है। मैं निकलता हूँ ज्योति, देरी हो जाएगी, दुकान भी खोलनी है मुझे। अजी ध्यान से, आज अमावस्या है। रास्ते में कोई कपड़ा या कुछ भी गिरा हो तो उसे लांग मत दीजिएगा, बगल से चली जाइएगा। अरे ऐसे तो तुम मुझे पागल ही कर दोगी क्या? हाँ, मैं नीचे देखकर चलूं कि सामने से कोई गाड़ी घोड़ा आकर मेरे ऊपर से चला जाए? दोनों हालत में तो मेरी ही मौत है। अरे क्यों सुबह सुबह इतनी अपसुगनी बातें कह रहे हो जी? मेरे गांव में तो ऐसा आंखों के सामने होता हुआ देखा है मैंने, इसीलिए कहती हूँ, वरना मुझे क्या, पड़ोसी को तो नहीं कहना चाहती मैं। पति हैं आप मेरे, इसलिए बोल रही हूँ। विमल अपनी मिठाई की दुकान चला जाता है। दुकान पर पहले से ही ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ये लो, वहाँ ज्योति अमावस्या को लेकर परेशान है और आज तो हमेशा से ज्यादा ही लंबी लाइन लगी पड़ी है। अच्छी खासी बिक्री होगी आज। विमल दुकान खोलता है। एक के बाद एक ग्राहक उसकी दुकान पर मिठाई ले रहे होते हैं। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत विमल से कहती है, जिस तेजी से बिक्री हो रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए, नींबू मिर्ची टांग ले। अरे क्या चाची तुम भी, ये सब नजर बजर कुछ नहीं होता है। कैसे लोग हैं मेरे आसपास। अपनी दुकान से शाम को विमल हंसते कूदते वापस घर आता है। हाँ, आज तो अच्छी खासी बिक्री हुई है। 1 महीने में जितनी बिक्री होती है, एक ही दिन में आज उतने पैसे कमा लिए मैंने। ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, आज ही घर की नजर उतारी है मैंने। बिक्री तो अच्छी होनी ही थी। अच्छा, तुम खाना लगा दो, सारा माल बिक चुका है। मुझे शहर जाना होगा, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। रात भर मिठाई बनाऊंगा, तब जाकर कल सुबह दुकान खोल पाऊंगा। खाना खाकर विमल शहर जाने के लिए निकल पड़ता है। सुनिए जी, ध्यान से जाइएगा। चौरस्ते पर किसी जादू टोने की चीज पर पैर मत रख दीजिएगा। हे भगवान, हद हो गई ज्योति, ये तो मैं जा रहा हूं। विमल गुस्से से शहर जाने निकल पड़ता है। रात का काला घना अंधेरा
चांद की एक भी किरण ना होने के कारण अंधेरे में कुछ भी देख पाना मुश्किल था। जंगल के बीच के एक अधकच्चे रास्ते से विमल जा रहा होता है। चारों तरफ गुफ अंधेरा और सन्नाटा सुनाई दे रहा था और सुनाई दे रही थी विमल के पैर के नीचे आ रहे सूखे पत्तों की आवाजें। तभी अचानक दूर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे, ये इतनी रात को जंगल के रास्ते कौन जा रहा है? शायद कोई टोली होगी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। धीरे धीरे आवाज कुछ कुछ सुनाई पड़ती है। आवाज धीरे धीरे और नजदीक आती सी लगती है। विमल देखता है कि उसके सामने से सजी धजी सफेद कपड़े में लिपटी एक अर्थी निकल रही है, जिसके साथ 5 लोग ही थे। 4 आदमियों ने उसे कंधा दिया हुआ था। एक मटका लिए आगे आगे बढ़ रहा था। विमल के बिल्कुल सामने आकर अर्थी रुक जाती है। उसमें से एक आदमी विमल से कहता है, अरे भाई, जरा अर्थी को कंधा लगाना, मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ भाई, कंधा तो मैं लगा दूं, पर रात को 12 बजे ये शव यात्रा, इस समय कौन अर्थी ले जाता है? तभी विमल को ऐसा लगता है कि शव में से आवाज आई। ये आवाज। मजबूरी है भाई, आप कंधा दीजिए, मैं रास्ते में सब बताता हूँ आपको। विमल अर्थी को कंधा दिए चल रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि हाथ में मटका लिए जो आदमी शव के आगे चल रहा है, उसके पैर उल्टे हैं। क्या हुआ भाई, हकला क्यों रहे हो? वो आपके साथी के पैर उल्टे। विमल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि वो देखता है कि उस आदमी के पैर तो सीधे ही है। अरे नहीं, कुछ नहीं, मुझे शायद वहम हुआ होगा। धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तब विमल को अचानक लगता है मटके में से एक हाथ बाहर आ रहा है। विमल घबरा जाता है। इसके पहले वो कुछ बोल पाता, कल्लू कहता है, मेरा नाम कल्लू है। हम 6 दोस्त थे, जिसमें से एक को तो तुम सोया हुआ देख रहे हो। इतनी पक्की दोस्ती थी कि जैसे हम सब सगे भाई हैं। पर किस्मत का कोई क्या कर सकता है। आज से 4 साल पहले एक नदी में हम सब नहाने गए थे, जिसमें डूबकर राजेश की मौत हो गई। किसी मजबूरी के कारण हमें उसकी अर्थी को रात को ही शमशान घाट ले जाना पड़ा। हम 5 उसे ले जा रहे थे। 4 साल पहले आप 5 में मैं कुछ समझा नहीं। मंकू अपनी गर्दन पीछे घुमाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर विमल से कहता है, अरे भाई, पूरी कहानी खत्म होने दो, फिर बीच में बोल लेना, ठीक है? तभी रास्ते में एक हादसे में अपने दोस्त के साथ हम सभी मर गए। वो सामने देखो, हमारा दोस्त। विमल सामने देखता है। उसे दिखता है कि एक ऐसा आदमी जिसका शरीर कई जन्मों से पानी के अंदर रहने के कारण सफेद पड़ गया है। उसकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। फिर ये अर्थी किसकी है? अर्थी के साथ के लोग अर्थी को नीचे रखते हुए एक साथ विमल की ओर देखते हुए कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। विमल शव पर से सफेद कपड़ा हटाता है। शव की जगह खुद को ही देखकर विमल के होश उड़ जाते हैं। वो शव विमल की ही थी। पलक झपकते ही विमल उस अर्थी की जगह पर होता है। 6 के 6 दोस्त
उसी तरह अर्थी को उठाकर चलने लग जाते हैं। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। शहर आई देहाती बहू। हाल ही में रोहन की शादी निर्मला नाम की लड़की से हुई थी। निर्मला गांव की लड़की थी। रोहन के पिता और निर्मला के पिता दोनों बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन में ही एक दूसरे से वादा कर लिया था कि दोनों बच्चों के बड़े होते ही उनकी शादी करवा देंगे। इसलिए वादे के अनुसार रोहन के पिता निर्मला को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। निर्मला अपने साथ अपनी गाय भी लेकर आ जाती है और उसे घर के आंगन में बांध देती है। अरे ये क्या माँ, भाभी तो गाय भी लेकर आई है हमारे घर में। अभी घर में गाय बंधी देखकर आस पड़ोस के लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है, लेकिन क्या करूं मैं। तू तो जानती है तेरे पिता किसी की नहीं सुनते। अरे ये क्या निर्मला, तुम अपने साथ गाय क्यों लेकर आई हो? आपके शहर में पैकेट वाला मिलावटी दूध मिलता है ना, लेकिन मुझे तो रोज ताजा दूध पीने की आदत है। गाय लाकर मैंने ना बहुत अच्छा किया है। अब हम सब रोज ना गाय का ताजा ताजा दूध पियेंगे। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी गाय की वजह से आस पड़ोस के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, मैं सब देख लूंगी, आप चिंता ना करें। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चल बहू, आज हमें बाजार से सब्जी खरीदने जाना है। उसके बाद सुनीता निर्मला को बाजार में ले जाती है। सब्जी के महंगे दाम देखकर निर्मला के तो होश उड़ जाते हैं। ये क्या माँ जी, 1000 रुपए की सब्जी, ये तो बहुत ही ज्यादा है। अब क्या करे बहू, शहर का तो यही हाल है। ना ना ना, मैं इस तरह पैसों की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब से ना हम इस बाजार से सब्जी नहीं खरीदेंगे। हाँ। फिर अगले दिन निर्मला घर के आंगन की मिट्टी खोद कर वहां तरह तरह की सब्जियां लगा देती है। अरे काव्या, तेरी भाभी तो बहुत अजीब है। उसने तेरे पूरे आंगन को खेत बनाकर रख दिया। मेरी समझ में नहीं आता तुम लोग इस लड़की को कहाँ से पकड़ कर लाए हो। अरे सब मेरे पिताजी का किया धरा है। सालों पहले अपने दोस्त से किए वादे के चलते उन्होंने उस गवार को हमारे गले बांध दिया। अरे तेरी भाभी सच में एक नंबर की गंवार है। उसे तो ढंग के कपड़े पहनने तक नहीं आते, ऊपर से उसने तेरे घर को गांव का तबेला बनाकर रख दिया है। उन औरतों की बातें सुनकर काव्या को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अपने भाई रोहन से इस बात की शिकायत करने लगती है। रोहन निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निर्मला के आगे उसकी एक नहीं चलती। फिर एक दिन रोहन निर्मला को एक शादी में ले जाता है। सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त थे। उधर रोहन भी अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने लगता है। तभी निर्मला तंदूरी चिकन के स्टॉल से ढेर सारे लेग पीस उठाकर अपने पर्स में डालना शुरू कर देती है। घर जाने के बाद इसे फ्रिज में रख दूंगी और कल सुबह मच्छी सिखाऊंगी। फिर खाना खाने के बाद दोनों पति पत्नी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी दुल्हन का भाई उन्हें रोक लेता है। अरे ये सब क्या है? मैंने यहाँ खाना खाने के लिए सबको बुलाया था, खाना चोरी करने के लिए नहीं। तुमने पर्स में जो चिकन के लेग पीस छुपा रखे ना, चलो बाहर निकालो उन्हें। दुल्हन का भाई फौरन निर्मला से पर्स छीनकर सारे लेग पीस बाहर निकाल लेता है। मैंने इतना खर्चा करके खाने पीने का इंतजाम किया है और तुम हो कि यहाँ से खाना चोरी करके ले जा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहाँ मौजूद सभी लोग निर्मला को भला बुरा कहने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख रोहन दुल्हन के भाई से माफ़ी मांगकर निर्मला को घर ले आता है। निर्मला, आज तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। आखिर तुम्हें चिकन के पीस चुराने की ज़रूरत क्या थी? मुझे माफ़ कर दीजिए रोहन जी। दरअसल ना, हमारे गांव में जब भी शादी होती थी तब मैं और मेरी सहेलियाँ इसी तरह शादी से ढेर सारा खाना लेकर आते थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपकी इतनी बेइज्जती हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी गलती कभी ना करेंगे। इतना कहकर निर्मला रोने लगती है। निर्मला को रोते देख रोहन का दिल पिघल जाता है और वो उसे माफ़ करके गले लगा लेता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं।
फिर एक दिन रोहन उदास होकर घर लौटता है। रोहन के कपड़े बुरी तरह फटे हुए थे। अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी के साथ मारा पीटी हो गई है क्या? नहीं माँ, आज हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। म्युनिसिपैलिटी वालों ने हमारी दुकान तोड़ दी। आज से हमारी आमदनी पूरी तरह बंद हो गई। हे भगवान, हमने तो किस्त पर ढेर सारा सामान ले रखा है। अब हम सारे सामान की किस्त कैसे चुकाएंगे? मेरी तो सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। पता नहीं आगे हमें और कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। आप सबको ना चिंता करने की जरूरत ना है, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो कहना क्या चाहती है बहू? हम ना बोल कर नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद निर्मला अपने पिता को फोन करके गांव से 5 गाय मंगवा लेती है और फिर अगले दिन निर्मला सभी गायों का दूध निकालकर बड़े बर्तन में भर लेती है। तुम ये सब क्या कर रही हो निर्मला? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम ना इन गायों का दूध बेचने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। हे भगवान, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। भाभी दूध वाली बनकर दूध बेचेंगी तो मोहल्ले में इज्जत क्या रहेगी हमारी? सभी लोग हमें तरह तरह के ताने मारेंगे। आप ना ऐसी बेकार की बातें ना करो काव्या जी। जब जेब का पैसा और पेट की रोटी छिन जाती है तो इंसान पहले अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है। और वैसे भी जिस काम से हमारा घर चले उसकी कभी ना बुराई नहीं करनी चाहिए। फिर निर्मला दूध के 2 बड़े बर्तन साइकिल के दोनों तरफ लटकाकर मोहल्ले में घूमने लगती है। दूध ले लो, दूध, गाय का ताजा ताजा दूध ले लो, बिना मिलावट का शुद्ध दूध ले लो। चलो चलो आओ भाई, जल्दी ले लो। तभी निर्मला के पास कुछ औरतें आती हैं। अरे तुम तो सुनीता की बहू हो ना? तुम इस तरह सड़क पर दूध क्यों बेच रही हो? निर्मला उन दोनों औरतों को अपने घर के हालातों के बारे में सब बता देती है। देखिए, मैंने ना अभी अभी गाय का ताजा दूध निकाला है। आप सब तो रोज पैकेट का दूध पीती हो, आज गाय का ताजा दूध पी कर देखिए, इसकी ना बात ही कुछ और है। हाँ बहू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। लाओ, मुझे 2 लीटर दूध दे दो। उस औरत की देखा देखी बाकी औरतें भी निर्मला से दूध खरीदना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में निर्मला सारा दूध बेचकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। उसके बाद निर्मला घर जाकर सारे पैसे अपनी सास को पकड़ा देती है। अरे बहू, इतने सारे पैसे! सच में तेरा आइडिया तो काम कर गया। अरे माँ जी, आप तो बस देखती जाइए, कुछ ही दिनों में मैं अपने घर की सारी समस्या खत्म कर दूंगी। हाँ। फिर अगले दिन से निर्मला गायों के गोबर से ढेर सारे उपले तैयार करके बेचना शुरू कर देती है। निर्मला को पैसे कमाते देख रोहन के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो भी दूध बेचने का फैसला करता है। निर्मला के कहने पर उसके पिताजी कुछ और गायों का बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर दूध बेचना शुरू कर देते हैं। कुछ ही महीनों में उनका दूध का व्यापार खूब फल फूल जाता है। इसके चलते रोहन एक बड़ी दूध की डेयरी भी खोल लेता है। पिताजी, जब आपने निर्मला से मेरी शादी करवाई थी तब मैं मन ही मन आपको कोसा करता था, लेकिन आज मेरी समझ में आया कि आपका फैसला बिल्कुल सही था। आज अगर निर्मला ना होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। हमारी बहू ने तो हमें उजड़ने से बचा लिया। भगवान ऐसी बहू सबको दे। इस तरह निर्मला की समझदारी के चलते सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। शीशे की बहू। देखो, साफ साफ बोलने वाला इंसान तो हर किसी को पसंद है, लेकिन कोई इतना भी साफ बोले तो क्या होगा? वो माँ जी, आप ना प्लीज मुझसे तमीज से बात करिएगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि आप तमीज से बात ना करें तो मैं आपकी खटिया खड़ी कर दूं। हम माँ जी, मैं रोज रोज इतनी भारी खटिया कैसे खड़ी करूंगी, समझ रही हैं ना आप? अरे क्या क्या बोली जा रही है बहू? तबीयत तो ठीक है ना?
हाँ माँ जी, मैं तो साफ बात करती हूँ। आप तो जानती है ना, मुझे बात को घुमाना नहीं आता। अरे तुझे बात नहीं घुमानी आती तो मुझे हाथ घुमाना आता है बहू, टेंशन ना ले। और हाँ, इस घर में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी खटिया खड़ी कर दे, समझी? जा जाकर काम कर। बहू किचन में चली जाती है। सामने खड़ी होती है काम वाली, धीरे धीरे हंस रही होती है। काम वाली हो, महारानी बनने की कोशिश मत करो, समझी? और सुन, ये मेरी सास शादी के पहले ऐसा तो नहीं बोलती थी ना कि बहू आ जाएगी तो तेरा काम खत्म हो जाएगा, क्यों? वो तो ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन जिस तरह आप बोलती हो ना भाभी, ये आसार भी जल्दी आ जाएंगे। ए, चुप कर, काम कर अपना। वैसे तुझे मेरी माँ ने देखा था शादी के वक्त। अच्छा, तो क्या कह रही थी भाभी वो? यही कि नौकरानी के लिए तेरी सास बनारसी साड़ी मांग रही है। और नौकरानी की शक्ल तो देखो। इस शक्ल में कहां से ये बनारसी पहनेगी? नौकरानी को गुस्सा आ जाता है। उसी शक्ल में जिस शक्ल में आप ये सिल्क पहनकर घूम रही हो। वैसे बनारसी मांगकर मुझे तो गंदी सी काटन पकड़ा दिया था इसने। अभी बात करती हूँ। और क्या बात कर? हम लोगों से तो बोला था कि नौकरानी बहुत प्यारी है हमारी, 10 साल से काम कर रही है, तो उसके लिए कम से कम बनारसी तो चाहिए ही चाहिए। मेरी माँ से 25,000 की साड़ी ली थी तुम्हारे नाम से। नौकरानी चढ़ जाती है झाड़ पर, वो तो सास से लड़ने पहुंच जाती है। क्यों मालकिन, बहू की माँ ने मेरे लिए भी कुछ भेजा था, दिया नहीं आपने? हाँ हाँ, दिया तो था। 200 रुपए की साड़ी दी थी, वो तो मैंने अपने पास से तुझे एक्स्ट्रा दिया था। तभी बहू आ जाती है। कैसी बात करिए माँ जी, माँ ने तो आपको इनके लिए 25,000 की साड़ी दी थी, देती क्यों नहीं? देनी ही पड़ेगी, वरना मैं कल से नहीं आएगी काम पर। हाय रे, 25,000 की साड़ी तेरी माँ देगी, वो भी नौकरानी के लिए? अरे साड़ी से 2,000 की साड़ी बनारसी मेरे लिए लाई थी, मुझे नहीं आई पसंद, तो कहती है या तो पहन लो या नौकरानी को दे दो। अब जैसी थी रख ली। नौकरानी के लिए तो 200 की साड़ी दी थी तेरी अम्मा ने। देख, मेरे पास तो वीडियो भी है देते हुए। ये बोलकर सास नौकरानी को मोबाइल में वीडियो दिखा देती है। हाय रे भाभी, शर्म कर लो शर्म। कैसा गेम खेल गई तुम तो। बाहर से तो बड़ी सीधी दिखती हो मालकिन। अब मुझे जो मेरी माँ ने बोला था मैंने बता दिया। वैसे भी ना मुझे बात को घुमाने की आदत तो है नहीं। बहू साफ बोलती थी, उसे जो उसकी माँ बोलती बता दी थी। लेकिन अब घर में क्या होने वाला है वो भी देखते हैं। कितनी सुंदर हो तुम सांवली। पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम सांवली क्यों रखा। वो क्या था ना, जब मैं पैदा हुई थी तो रंग थोड़ा दबा था, लेकिन बाद में खिल गया। वैसे तुम्हारे घर में सबका रंग काला सा क्यों है? वो मेरी माँ काली थी, पापा तो गोरे थे, लेकिन सब माँ पर चले गए इसलिए। लेकिन फिर भी फीचर शार्प है हम लोगों के। हाँ, क्यों नहीं, वो तो है सांवले सलोनी। अगले रोज बहू काम कर रही थी कि सास, वो मिश्रा की बहू कितनी चमकती है, पता नहीं क्या लगाती है। माँ जी क्या करना है चमक कर, आप लोग तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, काले काले। काले काले से क्या मतलब है बहू? अरे बस रंग हल्का सा दबा है। हाँ माँ जी, मैं वो नहीं कह रही हूँ। वैसे पापा जी का तो वो भी नहीं है, गोरे हैं पापा जी। ये भी कह रहे थे कि आपके कारण ही वो काले हैं, क्योंकि आप काली हैं ना। तो मैंने कहा कि क्या कहा इसने? मेरे कारण? अरे जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, पाला पोसा, उसे पल भर में ब्लेम कर दिया। वाह रे मेरे बेटे, मेरी परवरिश में ही कमी होगी कि मेरा ही बेटा माँ को काला बोल रहा है। क्या है माँ जी, जबरदस्ती इनको कोस रही हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या बोल रहे थे। हाँ हाँ बहू,
तू तो शीशे की तरह साफ है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन तेरे साफ बोलने से कई बार लोगों के दिल टूट जाते हैं। तो वही बोला कर जिससे लोगों का मन खराब ना हो। वैसे अगर मेरे बेटे ने मुझे काला बोला भी तो मैं जानती हूँ कि वो किसी और संदर्भ में बोल रहा होगा। मैं भी ना कभी कभी कैसे बच्चों जैसी बात करती हूँ। सास काम पर लग जाती है और बहू भी एक रोज, चल बहू जरा मंदिर होकर आते हैं। मंदिर में सब पूछते हैं बहू कैसी है, बहू कैसी है। मैंने कहा खुद ही मिल लेना, ले आती हूँ उसे। सास बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की टोली बहू का स्वागत करती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर, बहू कैसा लग रहा है ससुराल में? घर में एडजस्ट हो गई? अच्छा तो खैर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, रहना तो होगा ही ना, शादी जो की है। वैसे माँ जी का व्यवहार अच्छा है, लेकिन अरे बहू, तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा मन नहीं लगता। और सास का व्यवहार अच्छा है तो क्या पति मारता है? अरे नहीं 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 नहीं, वो क्या है ना, मेरा गांव का घर बड़ा, बड़े आंगन, खुली रसोई, कमरे। यहाँ शहर में तो लगता है किसी ने टांग दिया है घोंसले में। इसलिए नहीं लगता मन। औरतें बहू की बात पर हंसने लगती है। बड़ी ही सीधी बहू है तेरी, मन की सारी बात करती है किसी के भी सामने। सास बहू घर आ जाती हैं। मेरा मन करता है कि हम भी ये शहर से थोड़ा दूर रहने क्यों ना जाए, जिससे हम भी बड़े मकान में रह सके। पर माँ जी, फिर इनका ऑफिस दूर हो जाएगा। हम तो घर में फिर भी रह लेते, इनको आने जाने में समस्या होगी ना। हाँ ये तो सही है, पर क्या करे। मेरी माँ कह रही थी कि तेरे सास ससुर गांव जाकर क्यों नहीं रहते, फिर ये मकान तुझे बड़ा लगने लगेगा। तभी ससुर आ जाते हैं। अच्छा, तो तूने क्या कहा इस बात पर? मैंने कहा कि फिर मैं क्या करूंगी घर में अकेले रहकर, फिर तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। चलो, कुछ तो अच्छी बात है तेरे में। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम सच्ची गांव चले कुछ दिनों के लिए, कुछ काम भी है गांव में। सास ससुर गांव चले जाते हैं। बहू घर में अकेली थी कि तभी बहू की माँ आ जाती है। हाय रे, कितना प्यारा सजा है तेरा घर। वैसे बुढ़ा बुढ़ी कब आ रहे हैं? माँ, मेरी सास अभी बूढ़ी नहीं हुई है, और बुरा मत माना, तू ज्यादा बड़ी लगती है उनसे। चुप कर, माँ हूँ मैं तेरी और सास की गुण गा रही है। वैसे बेटी, शहर में रहने का शौक बहुत है मुझे, काश मैं भी रह पाती शहर। हाँ तो आ जाना माँ, भाई को बोल यही नौकरी करे, पिताजी भी कोई काम शहर में कर लेंगे, और तू भी देख लेना कोई काम। क्योंकि माँ, जितना आराम गांव में है ना, शहर में नहीं है। यहाँ तो हर चीज खरीद कर ही खानी पड़ती है, ना कोई खेत ना कोई खलियान। तेरे सास ससुर परमानेंट गांव चले जाए तो मैं यहाँ तेरे पास रह लूं, रोज घूमूं फिरूं, शॉपिंग करूं, शहरी मेम बनकर रहूं। वैसे तू क्या ये साड़ी सूट में रहती है? अरे तू भी शर्ट पैंट पहना कर। तुम कहती हो तो मैं कल ही लेकर आती हूँ। शॉपिंग करने चलेंगे ना। बेटी शहरी कपड़े लेकर आती है और पहन लेती है। अरे ये क्या पहना है, तुम तो साड़ी सूट में ही अच्छी लगती हो। अरे दामाद जी, हमने बेटी शहर में भी आई है, यही सब पहनाना था। तो वो कल्लू का बेटा जो गांव में था, वो ठीक नहीं था क्या? उससे ना करवा देती शादी? माँ, कल्लू का बेटा तो गूंगा था ना, उससे कैसे कर लेती शादी? और उसे तो मैं भाई मानती हूँ, कुछ भी मत बोला करो माँ। माँ सर पर हाथ रख लेती है। अच्छा बेटी, मैं तो चली, तेरी सास कभी भी आ सकती है। तो माँ से मिलकर जाइएगा ना। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, बंधन में रहना पसंद नहीं है हमको। समधन जी की जबान तेज है थोड़ी। बुरा मत मानना, चलते हैं। माँ तो चली जाती है, लेकिन पीछे से बेटी को पहना कर जाती है वेस्टर्न कपड़े, और माँ के जाने के बाद एंट्री हो जाती है सास ससुर की। बहू खड़ी होती है पैंट शर्ट में। बहू, ये क्या पहना है? बहू, इस घर में ये सब नहीं चलेगा।
यही सब वाली लड़की लानी होती तो हम शहर की ना ले आते। माँ जी, मेरी माँ ने कहा है कि उन्होंने मेरी शादी शहर में इसलिए नहीं की कि मैं साड़ी और सूट पहनूं। तेरी माँ आई थी क्या? हाँ, वो आप लोग गए थे ना तो आ गई शहर घूमने। तो फिर चली क्यों गई? क्योंकि माँ जी की जुबान तेज है ना। अरे क्या बोली जा रही हो? क्यों? अबे यही तो बोला था माँ ने, तुमने नहीं सुना था क्या? देख बेटा, ऐसी बात नहीं करते। खैर जा, कपड़े बदल ले। नहीं, अगर बहू तुझे ठीक लग रहा है तो बेटा पहन ही रहे। पर मुझे ये टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो क्या है ना, साड़ी में फ्री रहती हूँ, लेकिन क्योंकि माँ ने कहा तो। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं भी तो माँ ही हूँ ना। मैं भी कह रही हूँ कि जैसा ठीक लगे वैसा कर ले। सास ससुर मुस्कुरा देते हैं कि बहू शीशे सी साफ है। सांवली बहू। शिल्पा है तो सांवली, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन कहते हैं ना, शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। शिल्पा, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताब से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तू ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? शर्मा जी की बेटी का कम रेट में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है। इसकी तो उम्र के साथ ही लड़के वालों की डिमांड भी बढ़ी जा रही है। शिल्पा को ये बातें अब बुरी नहीं लगती थी। लगे भी क्यों, बचपन से सुन जो रही थी वो ये सब कुछ। उसके लिए ये तो मात्र एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक रोज, पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा, कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सांवली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा, क्यों? चल, 4 पैसे कमाने लायक हुई है तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है, फिर शायद कोई कर ले शादी। हाँ सही कह रहे हैं। वैसे बेटा, कल शाम को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है तो पहली नजर में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसी ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया। क्या तर्क दिया आपने सांवले रंग के समर्थन में? तो क्या तुम ही पत्रकार हो?
अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है। मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो शारदा दीदी की बहू देखो कैसे मक्खन की तरह गोरी है, और नताशा वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं बुद्धि का जमाना है। हाँ तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। शिल्पा को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती। वो तो बस तैयारी करती है कि जल्दी से अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। अरे बहू, बड़े लायक हो तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो बना रखा है। मैंने तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज है इसकी और समझ भी लाजवाब। तभी बुआ सास बोल पड़ती है। और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। अरे दीदी, न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती है, अब तो चेहरे पर फोड़े भी निकल गए। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा कर दिया तो पूछ लिए गए, नहीं तो जमाना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू, तू तो बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बता, कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह पर चीफ गेस्ट बनाते। ये सब देखकर पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। फिर एक रोज, शिल्पा, पापा कहाँ है? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। शिल्पा की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है और फिर, आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना ना करना, उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल में कोई बात लगेगी तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस है, तो समझ रहे हैं ना? कुछ दिनों में ठीक होकर सास घर आ जाती है और फिर एक दिन, देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा सुन रही थी, वो परेशान हो रही थी। वो सोचती है कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझ रही हो ना? शिल्पा को दुख होता है, लेकिन वो क्या करती। वो हिमांशु को तलाक देने का सोच लेती है और फिर, शिल्पा माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूं? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा। लेकिन वहां तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे,
मेरा मरना तय है। मैं मर न जाऊं, मुझे बचा ले बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो करे तो क्या करे। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले। उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है? तू बोलेगी तो शायद तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। शिल्पा सिफारिश से सास को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुमने कहा था ना कि शिल्पा काली है और तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई कि सुंदर शक्ल से ज्यादा सुंदर दिल और आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। हिमांशु भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली शिल्पा अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो शिल्पा को वे लोग बड़े बड़े चैनल की स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा ने हम लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। सही बोल रही है माँ, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। शिल्पा जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ा, सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। हिमांशु वहां से चला जाता है। शब्द, तुझे भरोसा नहीं ना? तो फिर जा, अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। क्या बात है, आज तो आप सुबह से ही बहुत बिजी हैं। ऐसा क्या लिख रहे हैं? बस एक फैमिली की कहानी लिख रहा था। जैसे हमारी फैमिली है ना, तुम, माँ और मैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, क्योंकि ये कहानी हॉरर है और इसमें जो आदमी है ना, मैंने उसकी बीवी को मार दिया है। मतलब कहानी में ऐसा लिखा है। और जानती हो, उसके बाद जो बीवी है ना, वो एक बुरी आत्मा बन जाती है। क्या बेटा, इस तरह की डरावनी कहानियां क्यों लिखता है तू? जानता है ना, हम जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, हमारा दिमाग पूरा दिन वैसा ही होता रहता है। माँ, परेशान होने वाली क्या बात है? राइटर हूँ मैं, मेरा तो काम है कहानियां लिखना। और वैसे भी ये सिर्फ एक कहानी है माँ, कोई सच नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात प्रभात को अपने ऑफिस से लौटने में देरी हो जाती है। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। प्रभात जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसने देखा कि उसकी पत्नी दुर्गा डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही है। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, खाना भी ठंडा हो गया है। अरे दुर्गा, आज तुमने अपने इतने लंबे लंबे बालों को खोलकर क्यों रखा है? तुम तो हमेशा अपने बाल बांध कर रखती हो। वो क्या है ना प्रभात, जब इंसान अपनी जिंदगी से मुक्त हो जाता है ना, तो उसे दूसरे सारे बंधन खोल देने चाहिए। इसलिए मैंने अपने बालों के बंधन भी खोल दिए। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभात। अच्छा चलो खाना खाओ। वो क्या है ना दुर्गा, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस में कुछ खा लिया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एप्पल काट देती हूँ, एप्पल खा लो। नहीं दुर्गा, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है यार। तभी अचानक से दुर्गा अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर प्रभात पर हमला कर देती है। प्रभात अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में।
ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुम हो कौन? दुर्गा अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोलती है, मैं दुर्गा हूँ, तुम्हारी पत्नी। ध्यान से देखो मेरी आंखों में। प्रभात बुरी तरह से डर जाता है और घबराहट में वो चाकू अपनी पत्नी के पेट में मार देता है। उसकी पत्नी की वहीं के वहीं मौत हो जाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर उर्मिला दौड़ते हुए बाहर आती है। ये तूने क्या किया प्रभात? तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया, लेकिन तू तो उसे बहुत प्यार करता था बेटा। तूने बहू को क्यों मार डाला? माँ, ये आपकी बहू नहीं थी, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुसाई थी। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया, लेकिन वो मुझ पर हमला कर रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तूने क्या कर दिया बेटा? दुर्गा ने मुझे कहा था कि वो तेरी कहानी के उस कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करके तुझे डराने की कोशिश करेगी। अरे वो तो तेरे साथ मजाक कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका मतलब दुर्गा। लेकिन माँ, मैंने जो कहानी लिखी थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उस औरत ने अपने पति के साथ मजाक किया और गलती से उसके पति ने उसके पेट में चाकू मार दिया। मेरी कहानी सच कैसे हो सकती है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये सोच, दुर्गा की लाश का क्या करें हम? अगर गलती से भी ये बात बाहर फैल गई ना, तो तुझे पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। एक काम करते हैं माँ, हम घर के पीछे वाले बगीचे में उसकी लाश को दबा देते हैं। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि उर्मिला अपने मायके गई, और फिर एक दिन हम भी अचानक यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कोई नहीं आएगा हमें पूछने, कोई नहीं आएगा माँ। बाद में जो होगा हम देख लेंगे। प्रभात अपनी माँ उर्मिला की मदद से दुर्गा की लाश को अपने घर के बगीचे में गाड़ देता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रसोई से आ रही कुछ आवाजें सुनकर प्रभात की नींद खुलती है। प्रभात ने देखा कि वहां पर एक लंबे बालों वाली औरत दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी। कौन है? कौन है वहां पर? अरे कौन हो तुम? मैं दुर्गा हूँ प्रभात। क्या हुआ? मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो तुम? तुम दुर्गा नहीं हो सकती। दुर्गा तो... प्रभात, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? 4 दिन के लिए मायके क्या चली गई? तुम तो मुझे भूल ही गए। अब अगली बार ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता चला तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। नहीं, तुम दुर्गा नहीं हो सकती। तुम दुर्गा हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूं ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी कहानी में लिखा था कि उस आदमी की पत्नी की मौत के बाद एक बुरी आत्मा उसका रूप लेकर उसके घर में आ जाती है। तुम वही हो ना? और अचानक से खूबसूरत दुर्गा का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और पूरे शरीर पर बाल, लंबे नुकीले नाखून, उसके दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं और बेहद डरावनी आवाज में वो चिल्लाकर कहती है, बुरी आत्मा, मेरा खून करके मुझे अपने ही घर में गाड़ कर तू मुझे बुरी आत्मा कह रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से प्रभात के घर में बेहद डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। घर में चारों तरफ बहुत सारी बुरी आत्माएं नजर आने लगती हैं। प्रभात घबरा कर अपनी माँ को आवाज देता है, माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए माँ, देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। प्रभात ने देखा कि अचानक से उसकी माँ कमरे से दौड़ कर आती है। क्या हुआ प्रभात? और ये लोग कौन है? इन सब की गर्दन टेढ़ी क्यों है? इनके बाल खुले हुए। हाँ प्रभात, ये सब लोग तो मुझे मरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ माँ, ये सब लोग मरे हुए ही हैं और ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मेरी कहानी में हुआ था। लेकिन मेरी कहानी के हिसाब से तो आप भी... अचानक से उर्मिला का रूप बदल जाता है। वो भी एक डरावने साए की तरह बन जाती है और बेहद डरावनी आवाज में चिल्ला कर कहती है, मर गई तेरी माँ। जानता है,
कल रात जब तू सो रहा था ना, तो मैंने उसके शरीर का सारा खून पी लिया। अब बस हड्डियां बची है उसके शरीर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं मर सकती। तुझे भरोसा नहीं ना, तो फिर जा अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। माँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेरी कहानी में लिखा था कि माँ की मौत मेरे हाथों से होगी, पर माँ तो पहले ही मर चुकी है और वो बुरी आत्मा मुझे भी मार देगी। नहीं नहीं, इससे पहले कि वो मुझे कुछ करे, मुझे उसका काम खत्म करना होगा। प्रभात अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर उस बुरी आत्मा पर हमला कर देता है जिसने प्रभात की माँ का रूप लिया हुआ था, और अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, एक बुरी आत्मा के शरीर में तो खून होता ही नहीं है। तो क्या सच में मैंने अपनी माँ को मार दिया? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो फिर वो कंकाल किसका है? और ये कौन है? मैं पागल हो जाऊंगा। और अपनी माँ की लाश, इसका मैं क्या करूं? लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तभी वहां पर दुर्गा का रूप लेकर जो आत्मा थी उसने प्रभात से कहा, गाड़ दे अपनी माँ को ले जाकर उसी जगह जहाँ तूने मेरा खून करके मुझे गाड़ दिया था। चला जा। घबराया हुआ प्रभात पागलों की तरह अपनी माँ की लाश को लेकर बगीचे में गाड़ देता है। प्रभात की हालत पागलों जैसी हो जाती है। वो अपने आप को अपने घर में बंद कर लेता है। कहानी के हिसाब से तो आगे ये हुआ था कि कहानी लिखने वाले ने उन बुरी आत्माओं से डरकर आत्महत्या कर ली थी। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मैं भी आत्महत्या कर लूंगा? एक काम करता हूँ, मैं अपनी कहानी का अंत बदल देता हूँ। हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं लिख दूंगा कि कहानी को लिखने वाला आत्महत्या नहीं करता, बल्कि कहीं दूर जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करता है। यही सोचकर प्रभात ने अपनी लिखी हुई कहानी को बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि कहानी का क्लाइमैक्स तो किसी ने पहले ही बदल दिया था। ये क्या? इसमें तो लिखा हुआ है कि आखिर में उस लेखक की पत्नी और माँ दोनों बगीचे में जिंदा दफन थे। बुरी आत्माओं ने उनको कैद करके रखा था और वो लेखक अपनी माँ और पत्नी दोनों को जिंदा बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये सब लिख किसने दिया? प्रभात दौड़कर बगीचे में जाता है और वहां पर खुदाई करना शुरू कर देता है। प्रभात देखता है कि वहां पर लकड़ी के 2 बड़े संदूक हैं और उनके अंदर से आवाजें आ रही हैं। प्रभात बचा लो मुझे। अगर थोड़ी देर और हो गई तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। बेटा देखो, मैं इस बक्से के अंदर बंद हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। वो बुरी आत्मा किसी भी वक्त मुझे मार डालेगी। प्रभात वो दोनों बक्से बाहर निकालता है और अपनी पत्नी और माँ दोनों को आजाद करवा लेता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बेहद डरावनी और खौफनाक दिखने वाली औरत आ जाती है। मुझे क्या लगा था इतनी आसानी से अपनी पत्नी और माँ को बचा लेगा? बस 5 मिनट और उसके बाद अमावस का चांद आसमान में आने ही वाला है। लेकिन तूने इन दोनों को बाहर निकाल लिया, अब तुझे मरना होगा। नहीं, मैं जानता हूँ मैं नहीं मरूंगा, और अब आगे क्या करना है ये भी मुझे पता है। प्रभात, ये बहुत खतरनाक है, हमें मार डालेगी। प्रभात, चलो यहाँ से। नहीं दुर्गा, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि इस बुरी आत्मा से हम कैसे पीछा छुड़वा सकते हैं। और इतना कहकर प्रभात अपने हाथ में पकड़ी हुई सिंदूर की थैली उस बुरी आत्मा के ऊपर उछाल देता है
कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरकर राख में बदल जाती है। ये सब क्या हो रहा था बेटा? ये सब तुम्हारी लिखी हुई इस कहानी की वजह से हुआ है ना? नहीं माँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला कि बरसों पहले हमारे इस बगीचे की जमीन के अंदर किसी को जिंदा गाड़ दिया गया था और बस उसी औरत की आत्मा हमें परेशान कर रही थी। उसी ने मेरे शब्दों में जान डालकर उस कहानी को जिंदा कर दिया था। मुझे माफ कर दो प्रभात, मैंने आपकी कहानी के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे बदल दिया था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है दुर्गा। तुम्हारे उस बदलाव की वजह से ही आज हम सब जिंदा हैं, क्योंकि आखिर में कहानी में वो हुआ जो तुमने लिखा था। सांवली बहू। शिल्पा है तो सांवली लेकिन बहुत ही टैलेंटेड। लेकिन कहते हैं ना, शादी के लिए तो लंबी और गोरी होनी चाहिए। शिल्पा, ये रिश्ता भी हाथ से गया। अरे कितनी बार कहा वो गोरी होने वाली क्रीम लगाया कर, लेकिन नहीं, किताब से सर खपाने से फुर्सत मिले तब ना। तू ही क्यों नहीं इसके लिए उपटन तैयार कर देती? शर्मा जी की बेटी का कम रेट में कितना अच्छा रिश्ता हुआ है। इसकी तो उम्र के साथ ही लड़के वालों की डिमांड भी बढ़ी जा रही है। शिल्पा को ये बातें अब बुरी नहीं लगती थी। लगे भी क्यों, बचपन से सुन जो रही थी वो ये सब कुछ। उसके लिए ये तो मात्र एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देने वाली बात थी। फिर एक रोज, पापा मेरी नौकरी लग गई है। वाह, अच्छा, कहाँ बेटा? न्यूज़ चैनल में पापा, खबरों को लिखना होगा। हाँ, वैसे भी तेरे जैसी सांवली शक्ल की लड़की को कौन पर्दे पर आने देगा, क्यों? चल, 4 पैसे कमाने लायक हुई है तो लड़के वालों को बोल देंगे कि कमाती भी है, फिर शायद कोई कर ले शादी। हाँ, सही कह रहे हैं। वैसे बेटा, कल शाम को एक लड़का और आने वाला है, उसे भी देख लेना। शिल्पा को इस बार गुस्सा आ जाता है। अच्छे न्यूज़ चैनल में नौकरी लगने की खुशी भी माँ पापा के चेहरे पर नहीं दिखती। अगले रोज ऑफिस से शिल्पा घर आती है तो सामने बैठा होता है हिमांशु। हिमांशु शिल्पा को देखता है तो पहली नज़र में तो वो उसे पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी थी। ओके, तो क्या शौक है तुम्हारे और खाने में क्या क्या बना लेती हो? मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, पर फिर भी क्योंकि ये रिवाज है कि बहू को खाना बनाना होता है तो थोड़ा बहुत बना लूँगी, लेकिन उतना ही वक्त किचन को दे पाऊँगी जितने में मेरा काम, मेरी नौकरी सफ़र ना हो। बाकी भूख तो तुमको भी लगती होगी, तो खाना बनाने की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी, है ना? शिल्पा बोले जा रही थी। अब तक जिन लड़कियों से हिमांशु मिला था, शिल्पा उन सब से अलग थी। वो ऐसी ही तो लड़की चाहता था। शिल्पा से बात करने के बाद, ठीक है, फिर शादी 2 महीने बाद करेंगे। वो क्या है ना, खाना बनाना भी तो सीखना होगा ना। मुझे मंजूर है। शिल्पा को भी हिमांशु अच्छा लगने लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद से ही हिमांशु का परिवार शिल्पा के रंग को लेकर कई बातें बनाता। क्या बात है हिमांशु, क्या कमी हो गई थी जो ऐसी काली सी बहू ले आया? काली तो नहीं है। हाँ, मेरी शिल्पा का रंग हल्का सांवला है। वैसे आप तो कृष्ण की भक्त हैं, जानती है ना, उनका रंग भी सांवला था। अब सांवले रंग के कृष्ण की पूजा, तो सांवली मेरी बीवी खराब कैसे? बात तो सही भी थी। क्यों सांवला रंग खराब माना जाता है? शिल्पा पति का तर्क सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद, क्या बात है, शब्दों का जादू आ गया।
क्या तर्क दिया अपने सांवले रंग के समर्थन में। तो क्या तुम ही पत्रकार हो? अरे तुम्हारा पति भी कम नहीं है। शिल्पा रोज एक नई तरक्की छू रही थी। कभी विदेश दौरा तो कभी बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू। एक दिन, सुनो, आज का दिन बहुत खास है। मैं मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बात है, सही है यार। तभी ससुर आ जाते हैं। बहू थोड़ा मेकअप भी कर लेना, वरना काली काली फोटो सब जगह आएगी। अरे हम तो शर्म के मारे किसी को दिखाते भी नहीं कि ये हमारी बहू है। न जाने क्या कमी थी। अरे वो शारदा दीदी की बहू देखो कैसे मक्खन की तरह गोरी है, और नताशा वो तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने दिल खोल कर रंग दिया है उसको। अरे माँ, आजकल रंग नहीं बुद्धि का जमाना है। हाँ तो वो दोनों कहाँ पागल है, अच्छा खासा घर देख रही है। शिल्पा को ससुर की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो मूड खराब नहीं करना चाहती। वो तो बस तैयारी करती है कि जल्दी से अच्छा सा मुख्यमंत्री का इंटरव्यू हो जाए और दुनिया देखे। होता भी यही है। शिल्पा जब शाम को घर आती है तो, अरे चाची, बुआ, फूफा जी, कैसे हैं आप सब? कैसे आना हुआ? शिल्पा को आसपास के लोग भी देख रहे थे। वो भी जानती थी कि उसने जो इंटरव्यू किया वो कितना वायरल हो रहा है। अरे बहू, बड़े लायक हो तुम। औरत होकर दुनिया की इतनी जानकारी, कितनी समझ है तुम्हारे अंदर। वाह वाह बहू, तुमने तो हम सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। सास ये सब देखकर सोच रही थी कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, इन्होंने तो बहू को हीरो बना रखा है। मैंने तो शिल्पा को उसी दिन समझ लिया था जब पहली बार मिला था। मैं तो जान गया था कि ये लड़की अलग है। कितनी प्यारी आवाज है इसकी और समझ भी लाजवाब। तभी बुआ सास बोल पड़ती है। और एक हमारी बहू है, सारा दिन टिकली बिंदी पर ही लगी रहती है। अरे दीदी, न जाने कौन कौन सी क्रीम लगाती है, अब तो चेहरे पर फोड़े भी निकल गए। कितनी बार कहा कुछ पढ़ाई आगे करके दुनिया में नाम कमाओ, लेकिन नहीं, बस सारा दिन शीशे के सामने खड़ी रहेगी। कोई बात नहीं फूफा जी, वो भी किसी की पसंद हो सकती है। हम लोगों का क्या, एक काम अच्छा कर दिया तो पूछ लिए गए, नहीं तो जमाना तो गोरी सूरत की ही तारीफ करता है। क्यों माँ जी? हाँ हाँ, वो क्या है ना, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ, तू बैठ बहू। हाँ हाँ बहू, तू तो बैठ। वो क्या है ना, आज तो तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। ये बता, कैसे दिखते हैं मुख्यमंत्री जी सामने से? जैसे टीवी में दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं क्या? आए दिन लोग शिल्पा से मिलने आते, उसे अपने स्कूल या दूसरी जगह पर चीफ गेस्ट बनाते। ये सब देखकर पति तो खुश होता, लेकिन सुंदर बहू का सपना सास की आंख से उतर ही नहीं रहा था। फिर एक रोज, शिल्पा, पापा कहाँ है? माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, वो बेहोश हो गई है। शिल्पा की सास को गंभीर बीमारी हो जाती है और फिर, आप लोग अपनी माँ की किसी बात को मना ना करना, उनका दिल कमज़ोर हो चुका है। दिल में कोई बात लगेगी तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, तो समझ रहे हैं ना? कुछ दिनों में ठीक होकर सास घर आ जाती है और फिर एक दिन, देख बेटा, मैं मरने से पहले एक सुंदर बहू का चेहरा देखना चाहती हूँ। अरे मैं नहीं चाहती कि तू इस काली कलूटी के साथ रहे, छोड़ दे इसे। अरे कल को तेरे बच्चे भी ऐसे काले पीले पैदा होंगे और फिर हमारा खानदान देखने लायक नहीं होगा। शिल्पा सुन रही थी, वो परेशान हो रही थी। वो सोचती है कि एक बार वो अपने पति से बात करके देखेगी। सुनिए ना, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे भी शिल्पा, मैं माँ के बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम समझ रही हो ना? शिल्पा को दुख होता है, लेकिन वो क्या करती। वो हिमांशु को तलाक देने का सोच लेती है और फिर, शिल्पा माँ की हालत फिर खराब हो रही है, क्या करूं? माँ को सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती करना होगा।
लेकिन वहां तो बेड के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश करनी पड़ती है। हाय रे, मेरा मन आता है, मैं मर न जाऊं, मुझे बचा ले बहू। शिल्पा को हैरानी होती है कि वो करे तो क्या करे। पर माँ जी, मैं कैसे? बेटा, मुख्यमंत्री जी से बात कर ले, उनसे बड़ी सिफारिश किसकी हो सकती है। तू बोलेगी तो शायद तेरी सास की जिंदगी बच जाएगी। शिल्पा सिफारिश से सास को बड़े अस्पताल में भर्ती करवा देती है, जहां लंबे समय बाद सास ठीक होती है। लेकिन इस बीच एक दिन भी शिल्पा उन्हें देखने नहीं जाती। सास जब घर आती है तो एक सुंदर सी लड़की उनका स्वागत करती है। ये कौन है और शिल्पा कहाँ है? मुझे तो मेरी बहू ही चाहिए। माँ, कैसी बात कर रही हो? तुम्ही ने कहा था ना कि शिल्पा काली है और तुम्हें काली बहू नहीं चाहिए। ये रीना है, तुम्हारी बहू। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे तो मेरी शिल्पा बहू ही चाहिए। उसी के कारण आज मेरी जान बची है। मैं नहीं समझ पाई कि सुंदर शक्ल से ज्यादा सुंदर दिल और आचरण होना चाहिए। लेकिन अब क्या, अब तो देर हो चुकी थी। हिमांशु भी जानता था कि आत्मसम्मान वाली शिल्पा अब उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। अब तो शिल्पा को वे लोग बड़े बड़े चैनल की स्क्रीन पर देखते और अफसोस करते। शिल्पा चाहती तो कभी तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करती। अब तो आसपास के लोग भी घर नहीं आते। लोगों को लगता है कि शिल्पा ने हम लोगों को छोड़ा क्योंकि हम उसके लायक नहीं थे। सही बोल रही है माँ, हम ही तो उसके लायक नहीं थे। शिल्पा जैसी समझदार, पढ़ी लिखी, दुनिया की समझ रखने वाली लड़की को मैंने छोड़ा, सिर्फ आपके कहने पर। अब ये गोरी लड़की आपकी बहू हो सकती है, लेकिन मेरी बीवी कभी नहीं। हिमांशु वहां से चला जाता है।